हाय एवरीवन। आज हमारा उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का लेक्चर 2 है। आज हम उत्तराखंड का एक डिटेल और सही से अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि उत्तराखंड यूपी के 13 हिमालयी ज़िलों को काट कर 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना की गई थी, देश के 27वें राज्य के रूप में। ठीक है ना, और 11वें पर्वतीय राज्य के रूप में। यानी कि वैसे देश के 27वां राज्य था और पर्वतीय राज्यों के क्रम में 11वां राज्य उत्तराखंड था। ठीक है, जब उत्तराखंड राज्य की स्थापना की गई थी तो इसका नाम शुरुआत में उत्तरांचल रखा गया था। 1 जनवरी 2007 से इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। ठीक है ना, और वैसे उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को गठित हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड के राज्य चिन्ह। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह में जो है राजकीय प्रतीकों की बात करते हैं, जिसमें राज्य चिन्ह है आपका, जिसमें भौगोलिक स्वरूप की झलक दिखाई पड़ती है। ठीक है, इसमें 3 पर्वत श्रेणियां हैं और 4 गंगा की लहरों को दिखाया गया है। ये आ जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसमें मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते है। साथ ही साथ अशोक की लाट, जो कि सारनाथ हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में भी जो अशोक की लाट है, वो भी इसमें रखी गई है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है हमारा? राजकीय पुष्प हमारा ब्रह्मकमल है, जो 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। ठीक है ना, इसको फेन कमल, कस्तूरा कमल भी कहते हैं। ठीक है ना, यह पुष्प बैंगनी रंग के होते हैं। ये फूलों की घाटी, केदारनाथ, शिवलिंग बेस, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में यह पुष्प पाया जाता है। इसे स्थानीय भाषा में कौल पदम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसे स्थानीय भाषा में कौल पदम कहा जाता है। इस पुष्प का उल्लेख वेदों आदि में भी किया गया है। महाभारत के टाइम में इस पुष्प को सौगंधिक पुष्प कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में। ठीक है ना, इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया है। ठीक है, ये बैंगनी जो ये है, ये जुलाई से सितंबर के बीच में ये फूल होता है। ठीक हो गई बात। राजकीय पक्षी क्या है हमारा? राजकीय पक्षी हमारा मोनाल है। इसे हिमालय का मयूर भी कहते हैं। ठीक है, मोनाल तथा डाफिया एक ही प्रजाति होती है। मोनाल जो होती है वो मादा प्रजाति होती है, और डाफिया जो होती है वो उसकी मादा प्रजाति, और डाफिया नर प्रजाति होती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है। ठीक है ना, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका वैज्ञानिक नाम है। उत्तराखंड, कश्मीर, असम, नेपाल स्थानीय भाषा में इस पक्षी को मन्याल या मोनाल भी कहते हैं। नीले, काले, हरे आदि रंग के मिश्रण से बना होता है। ठीक हो गई बात। ये कीड़े मकोड़े, आलू और वनस्पति खाते हैं। आलू इनकी सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ होता है। मांस और खाल के लिए मोनाल का शिकार अधिक होता है। इनकी संख्या दिनों दिन घट रही है। राज्य पशु क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। राज्य पशु हमारा कस्तूरी मृग है। ठीक है ना, कस्तूरी मृग 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। ये केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में काफ़ी ज़्यादा 2 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। यहाँ इस मृग की 4 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में भी ये पाया जाता है कस्तूरी मृग। ठीक है ना, इस मृग का जो वैज्ञानिक नाम है ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, माइकस काइफोगास्टर। कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम माइकस काइफोगास्टर है। इसे हिमालयन मस्क डियर भी कहा जाता है। इस मृग का रंग भूरा होता है। इसे काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसके एक पैर में 4 खुर होते हैं। नर मृग की पूंछ छोटी और बाल रहित होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच और वजन 10 से 20 किलोग्राम होता है। ठीक हो गई बात। आत्मरक्षा के लिए इनमें सींग की बजाय 2 बड़े बड़े दांत होते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इनकी औसत आयु 20 वर्ष होती है। मादा मृग की गर्भधारण अवधि 6 माह होती है और एक बार में प्रायः एक ही मृग का जन्म होता है। कस्तूरी जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो अंदर का जो पदार्थ पाया जाता है एक तरल, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से कस्तूरी केवल नस्तूरी होती है, पाई जाती है इनमें, और कस्तूरी जो होती है वह केवल नर मृग में पाई जाती है, जिसका निर्माण 1 वर्ष से अधिक आयु के मृग के जननांग के समीप स्थित ग्रंथि में होता है। ठीक है, और जो ये है कि एक बार में एक जो
कस्तूरी मृग है उससे 30 से 45 ग्राम तक कस्तूरी प्राप्त होती है। 3 से 5 वर्ष के अंतराल में कस्तूरी प्राप्त की जाती है, 3 से 5 साल लगते हैं बनने में और 30 से 40 ग्राम मिलती है। ठीक है, कस्तूरी एक जटिल प्राकृतिक रसायन है, फिर अद्वितीय सुगंध आती है। इसका उपयोग सुगंधित सामग्रियों की दमा, निमोनिया, हृदय रोग, टाइफाइड, मिर्गी और ब्रांकायूरिस जैसी बीमारियों में और इस तरह से इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, अब 1972 इतना इम्पॉर्टेंट है इसलिए इसका शिकार होता है। इसलिए 1972 में यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया था, केदार वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की। ठीक है ना, 1972 में कहाँ पर, चमोली में ये की गई। ठीक है, इसके बाद 1900 आगे बढ़ते हैं, एक मिनट रुकिए। इसके बाद 1977 में महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया, ये भी इन्हीं के संरक्षण के लिए खोला गया। फिर 1986 में पिथौरागढ़ में अस्कोट अभयारण्य और 1982 में कांचुला खर्क में एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। अब आपको बताया मैंने क्या क्या, एक 1972 में केदार वन्यजीव अभयारण्य चमोली में, 1977 में महारूढ़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया, 1982 में कांचुला खर्क चमोली में कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र और 1986 में अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य पिथौरागढ़ में खोला गया। ठीक है ना, और 2005 में इनकी संख्या 279 से घटकर 276 हो गई है ये गणना के अनुसार। राज्य वृक्ष हमारा बुरांश है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है रेडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। ठीक है ना, एक विशुद्ध पर्वतीय वृक्ष है। 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पाया जाता है, चटक लाल होता है। ठीक है ना, और बस इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। औषधीय गुणों से युक्त है, बुरांश के फूलों का जूस हृदय रोग के लिए उपयोगी होता है, ये सब चीज़ें हैं। अच्छा, शासन प्रशासन, उत्तराखंड का शासन प्रशासन भारत के किसी भी अन्य राज्य के जैसा ही शासन प्रशासन है, क्योंकि जो हमारे संविधान में आर्टिकल दे रखे हैं अनुच्छेद 152 से 237 तक, वही यहाँ पर भी लागू होते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को हम ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा ध्यान जो इस लेक्चर में है वो उत्तराखंड स्पेसिफिक है। तो इस जो पार्ट में ना नॉर्मल सी वही बात बता रखी है जो हमारे संविधान में है, तो आप लोग ये थोड़ा सा अपना पढ़ते रहिएगा। जो भी राज्य के लिए स्पेसिफिक होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँगा। ठीक है, देखिए राज्यपाल यहाँ भी है, अनुच्छेद 153 के तहत मंत्रिपरिषद भी है। ठीक है ना, और इसके अलावा मुख्यमंत्री है, सचिवालय है। ठीक है, IAS का होता है ये। अब देखिए सचिवालय हमारा देहरादून में है। ठीक है, अब हम लोग जो मेन चीज़, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए मैंने आपको बताया था कि उत्तराखंड में 13 ज़िले हैं। अब हम उन 13 ज़िलों की स्थापना कब कब हुई उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, गोरखों को पराजित करने के बाद 1815 में अंग्रेज़ों ने अलकनंदा के पश्चिम क्षेत्र को टिहरी रियासत को नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दिया था। ठीक है, चलिए मैं ऐसे नहीं आपको ऐसे बताता हूँ कि 1817 में क्या हुआ। सबसे पहले देहरादून जो था उसे सहारनपुर ज़िले के अंदर शामिल कर दिया गया। ठीक है ना, ये एक पॉइंट है। उसके बाद क्या हुआ कि जब टिहरी रियासत हमने अंग्रेज़ों को दे दी, वो अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह को दे दी, तो पूरा उत्तराखंड जो मैंने आपके सामने बनाया था, मैं ही बता देता हूँ आपको फटाफट से, है ना। ये मैंने आपको बनाया था, तो यहाँ पे कहीं टिहरी रियासत थी जिसमें ये सब आता था। ये सब टिहरी रियासत जो थी वो अंग्रेज़ों ने सुदर्शन शाह को दे दी। बाकी जो ये पार्ट बचा, ये वाला ये पूरा कुमाऊँ कमिश्नरी के रूप में अंग्रेज़ों ने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, फिर 1839-40 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय जो था वो श्रीनगर से हटाकर पौड़ी कर दिया गया और पौड़ी को एक नया ज़िला घोषित कर दिया गया 1840 में। ठीक है, एक नया ज़िला घोषित कर दिया गया। तो अब उत्तराखंड में क्या क्या बचा, एक टिहरी बची, एक कुमाऊँ कमिश्नरी बची और एक पौड़ी ज़िला बन गया। तो टिहरी तो रियासत थी, 2 ज़िले बन गए। ठीक है, और कुमाऊँ कमिश्नरी का मुख्यालय कहाँ था, अल्मोड़ा। 1854-55 में कुमाऊँ कमिश्नरी का जो मुख्यालय था उसे अल्मोड़ा से हटा के नैनीताल लगा दिया गया, लेकिन अभी भी ज़िला एक ही था। फिर 1891 में कुमाऊँ कमिश्नरी को विभाजित किया गया और 2 ज़िले बनाए गए, एक नैनीताल और एक अल्मोड़ा। ठीक है, तो अब हमारे 1851 में क्या स्थिति बनी है, 1851 में हमारी स्थिति बनी है, एक टिहरी ज़िला है, एक कुमाऊँ कमिश्नरी का, एक नैनीताल ज़िला है, एक अल्मोड़ा ज़िला है और एक पौड़ी ज़िला है। ठीक है ना, ये 4 ज़िले हैं। इसी तरह से एक चीज़ और है, 1871 में जो देहरादून था उसे पहले सहारनपुर में जोड़ा गया था 1817 में, और 1871 में देहरादून को सहारनपुर से हटाकर एक ज़िला घोषित किया गया और उसे मेरठ मंडल में शामिल कर दिया गया। ठीक है, अभी वो उत्तराखंड से अभी सम्मिलित नहीं हुआ है। ठीक है, 1891 तक रहा। स्वतंत्रता के बाद तक उत्तराखंड की यही स्थिति थी। क्या क्या था, एक पौड़ी मैंने बताया, एक अल्मोड़ा नैनीताल और एक टिहरी रियासत।
1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत टूट गई और वो भारत में विलय हो गया। और जब वो भारत में विलय हुआ तो वो चौथे ज़िले के रूप में जुड़ गई। ठीक है, अब 1960 में क्या किया गया? अच्छा, हमारे पास क्या क्या बचा है? अब हमारे पास क्या क्या बचा है? मैंने बताया, एक टिहरी हो गया, एक अल्मोड़ा हो गया, एक नैनीताल जिला हो गया और एक पौड़ी जिला हो गया। ठीक है, अब 1960 में क्या हुआ? टिहरी जिले से उत्तरकाशी अलग किया गया। टिहरी जिले से उत्तरकाशी अलग किया गया। पौड़ी जिले से इन्होंने चमोली अलग किया। ठीक है, और अल्मोड़ा जिले से इन्होंने पिथौरागढ़ अलग किया। क्या किया? टिहरी जो ज़िला था उससे उत्तरकाशी अलग किया, अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ अलग किया और पौड़ी से चमोली अलग किया। इस तरह से हमारे पास कितने ज़िले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास ज़िले हो गए 1960 में हमारे पास कितने ज़िले हो गए? 7। ठीक है, ठीक है। अब 7 ज़िले हो गए तो 1969 में क्या किया गया? गढ़वाल मंडल का गठन किया गया। अब ये जो हमारा पूरा उत्तराखंड था उसको, ऐसे मैंने बताया था ना, पिछली बार भी बताया था कि ये गढ़वाल था, ये कुमाऊँ था, तो अब गढ़वाल मंडल का गठन किया गया और उसका जो मुख्यालय बनाया गया वो पौड़ी को बना दिया गया। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में कौन कौन से ज़िले जोड़े गए? टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी। टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, वो जो 7 ज़िले थे उसमें टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी को गढ़वाल मंडल में और नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को कुमाऊँ मंडल में जोड़ दिया गया। ठीक हो गया बात। उसके बाद 1975 में देहरादून को मेरठ मंडल से निकाल कर, देहरादून जिला घोषित तो हो ही गया था, उसको मेरठ मंडल से निकाल के उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में जोड़ दिया गया। फिर 25 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिला बनाया गया सहारनपुर से काटकर। 1995 में उधमसिंह नगर जिला बनाया गया। 1997 में चंपावत और बागेश्वर और 1997 में ही रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। मैं इसका PDF आप लोगों को दे दूंगा, आप इस पर नोट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ है, एक है यहाँ पे इसके अलावा एक पटवारी की व्यवस्था उत्तराखंड में चलती है। पटवारी तो वैसे हर जगह चलते हैं, लेकिन पटवारी उत्तराखंड के अलग क्यों हैं? क्योंकि पहले क्या था कि 1819 के आसपास पटवारियों की नियुक्ति ट्रेल ने की थी। अब ये पटवारी क्या करते थे? ये राजस्व एकत्र करने के साथ साथ नागरिक पुलिस का भी काम किया करते थे, सिविल पुलिस का। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई तो अंग्रेज़ों ने भारत में ये राजस्व पुलिस से नागरिक पुलिस के अधिकार छीन लिए और नागरिक पुलिस के लिए अलग से भर्ती की। लेकिन उत्तराखंड का जो उस समय कमिश्नर था रेमजे, उसने कहा कि उत्तराखंड के जो लोग हैं वो बहुत ही शरीफ हैं और बहुत सीधे साधे लोग हैं, यहाँ पे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए उत्तराखंड में वो पटवारी वाली व्यवस्था चलती रही। यानी कि अभी भी पहाड़ में क्या होता था कुछ टाइम पहले तक कि पटवारी जो होते थे वही पुलिस की काम भी किया करते थे। लेकिन ये तो व्यवस्था चलती रही 1857 के विद्रोह के बाद, तो 1874 में मैंने बताया ना चलती रही। लेकिन अभी 2023 में 1 जनवरी 2023 को मानो पटवारी की व्यवस्था जो थी वो ख़त्म कर दी गई। यानी कि अब जो था पटवारी व्यवस्था तो है, पटवारी तो अभी भी हैं, लेकिन पटवारी फिर नागरिक पुलिस का जो अधिकार थे वो हटा के उनसे रह दिया गया। अब उनका केवल काम राजस्व एकत्र करना रह गया। ठीक है, ये चीज़ थी। इसके अलावा ये सब प्रशासन हो ही गया, राज्यपाल हो गया। अब आ जाइए आप, ठीक हो गया, ये सब हो गया। हाँ जी, अब मैं आता हूँ, ये हमने पढ़ लिया था, विधानसभा हो गई। विधानसभा आप लोगों को पता ही है, गणपूर्ति पता है, संविधान के अनुच्छेद 128, मतलब ये लो आपको वहाँ से पढ़ना है, क्या कहते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन से। अब आते हैं अंतरिम विधानसभा। अंतरिम विधानसभा हम पढ़ते हैं। अब अंतरिम विधानसभा क्या है? जब हमारा राज्य अलग किया गया यूपी से, तो इस क्षेत्र में पढ़ने विधानसभा, यूपी की विधानसभा में इस क्षेत्र से पढ़ने वाले 22 विधायक थे। ठीक है ना, 22 सदस्य थे, और इस क्षेत्र से पढ़ने वाले 9 विधानसभा परिषद के सदस्य थे। तो टोटल 31 सदस्यों द्वारा हमारी प्रथम अंतरिम विधानसभा बनी थी। लेकिन हुआ ये कि उसमें से एक सदस्य रिटायर हो गया, है ना, तो अब बचे, कार्यकाल समाप्त हो गया, है ना, रिटायर हो गया, तो इसलिए बचे 8। इसलिए 30 सदस्यों के साथ हमारी प्रथम विधानमंडल का गठन किया गया। इसमें बहुमत था बीजेपी के पास, इसलिए बीजेपी के साथ बहुमत होने के कारण यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम था? प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी को बनाया गया और राज्यपाल बनाए गए सुरजीत सिंह बरनाला। ठीक है ना, बनाए गए। ठीक है, और इसमें मुख्यमंत्री सहित 9 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री थे। अंतरिम विधानसभा में 30 विधायक थे। ठीक हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, हाँ जी फिर क्या हुआ? जो
अब यहाँ पे हम मुख्यमंत्रियों का क्रम भी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मेन चीज़ हमारा मुख्यमंत्रियों का क्रम ही है। तो पहले हमने नित्यानंद स्वामी पढ़ लिया, उसके बाद उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसी सरकार में 29 अक्टूबर 2001 को भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ये याद रखिएगा। प्रथम विधानसभा निर्वाचित विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष प्रकाश पंत थे, ठीक है। उसके बाद प्रथम निर्वाचित विधानसभा 2002 में इलेक्शन हुए उत्तराखंड में, 14 फरवरी 2002 को इलेक्शन हुए और ND तिवारी, नारायण दत्त तिवारी यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। और प्रकाश आर्या जो थे वो विधानसभा के अध्यक्ष बने, सॉरी यशपाल आर्या जो थे विधानसभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। इसमें 4 महिलाएं चुनकर आई थीं। इसके बाद दूसरी निर्वाचित विधानसभा 2007 में आई, जब भुवन चंद्र खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। इस बार भाजपा ने बहुमत प्राप्त किया। इसमें भी 4 महिलाएं चुन के आईं और अध्यक्ष बने हरवंश कपूर, ठीक है। 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद 25 जून 2009 को खंडूरी ने इस्तीफा दे दिया और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। 2011 में विधानसभा चुनाव के चलते 11 सितंबर 2011 को खंडूरी को पुनः मुख्यमंत्री बनाया गया, निशंक को हटा के। तृतीय निर्वाचित विधानसभा 2012 में बनी, तब कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ और विजय बहुगुणा को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय बहुगुणा ने 2014 में इस्तीफा दे दिया और हरीश रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा क्या है? चतुर्थ निर्वाचित विधानसभा हुई, इसमें जो मुख्यमंत्री बने वो त्रिवेंद्र सिंह रावत बने। उसके बाद तीरथ सिंह रावत, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने। ये मैं क्रम आपको अभी अच्छे से आगे करा दूंगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य में 2016 में राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन लगा था 27 मार्च से 11 मई 2016 तक राज्य में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा था। तब मुख्यमंत्री कौन था? हरीश रावत थे, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद हाँ, उत्तराखंड राज्य में 70 विधानसभाएं हैं, ये मैं बताना भूल गया था। 70 विधानसभाएं हैं, इसमें 15 आरक्षित हैं, ठीक है ना। 15 में 13 जो हैं वो SC के लिए आरक्षित हैं और जो 2 हैं वो ST के लिए आरक्षित हैं, ठीक है। और जो 2 ST के लिए आरक्षित हैं, एक नानकमत्ता है और एक देहरादून की चक्राता है। तो SC के लिए कितनी हैं? 13। ST के लिए कितनी हैं? 2। कौन कौन सी हैं? एक नानकमत्ता, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? चक्राता, देहरादून की चक्राता। ये 2 सीटें हैं जो ST के लिए आरक्षित हैं और बाकी 13 SC के लिए आरक्षित हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए। संसद में प्रतिनिधित्व, संसद में उत्तराखंड से 5 लोकसभा के सदस्य जाते हैं। 5 लोकसभा कौन कौन सी हैं? अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। अल्मोड़ा जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल और हरिद्वार। उत्तराखंड से राज्यसभा के 3 सदस्य जाते हैं, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। तो ये लोकसभा के सदस्य 5 हैं और राज्यसभा के सदस्य 3 हैं। न्यायपालिका, जब उत्तराखंड राज्य बना तो उसी समय फिर उत्तराखंड में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की गई, ठीक है ना। उच्च न्यायालय की जो उत्तराखंड में स्थापना की गई वो 9 नवंबर 2000 को 20वें मुख्य हाईकोर्ट के रूप में, देश के 20वां न्यायालय के रूप में स्थापना की गई। उत्तराखंड के जो प्रथम न्यायाधीश बने वो अशोक अभ्यंकर देसाई थे और उत्तराखंड में जो स्वीकृत जजों की टोटल संख्या है वो 11 है, मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग पंचायती राज, उत्तराखंड का पंचायती राज मैं अलग से एक लेक्चर लूँगा प्रॉपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पंचायती राज को हम यहाँ नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसमें बहुत ही छोटा दे रखा है, ठीक है। इसके बाद नगर निकाय भी बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म होता है जहाँ पे हमने उत्तराखंड का बेसिक परिचय पढ़ा, शासन प्रशासन पढ़ा और इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि उत्तराखंड राज्य का प्रतीक क्या है, उत्तराखंड राज्य का राज्य चिन्ह क्या है, उत्तराखंड राज्य के राज्य चिन्ह पढ़े, प्रतीक पढ़े और इसके अलावा हम लोगों ने उत्तराखंड की कार्यपालिका जो शासन प्रशासन पढ़ा कि कौन सी विधानसभा कब चुनी गई, ठीक है ना। इस तरह से ये आज की इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आज के इस लेक्चर को। अगले चैप्टर में हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हमने शासन प्रशासन का परिचय पढ़ा था।